इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझें, हम ये समझेंगे कि फ्लक्स होता क्या है। सपोज़ कीजिए कि वाटर कहीं वाटर फ्लो कर रहा है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में। जैसे कि ये जो रेड लाइन्स हैं, ये वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में हमने शो की हैं। ये वाटर लाइन्स हैं, जो वाटर के वेलोसिटी की डायरेक्शंस में हैं और इसमें 3 सिमिलर फ्रेम रखे हुए हैं। एक फ्रेम फर्स्ट है, दूसरा फ्रेम सेकंड है और तीसरा फ्रेम थर्ड है। ये तीनों ही सिमिलर फ्रेम हैं। सपोज़ कीजिए तीनों ही फ्रेम्स का एरिया ए है और फ्रेम ए जो है वो वाटर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसका ये जो एन कैप है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही जो ये टिल्टेड फ्रेम सेकंड है, इसमें एन कैप की डायरेक्शन वी से थीटा डिग्री पे है। तो वी का अगर हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखें एन कैप की डायरेक्शन में, तो ये वी कॉस थीटा होगा। और इस केस में जो एन कैप है ये वी के परपेंडिकुलर है। वी का इस साइड में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब अगर हम ये पता करें कि 1 सेकंड में कितना अमाउंट वाटर इन फ्रेम से क्रॉस होके दूसरी साइड में निकल रहा है, तो अगर हम फर्स्ट फ्रेम की बात करें, फर्स्ट फ्रेम में अगर देखें कि 1 सेकंड में कितना अमाउंट वाटर क्रॉस होके दूसरी तरफ निकल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे ये कि वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस वाटर क्रॉस करेगा? वाटर क्रॉस करेगा 1 सेकंड में v डिस्टेंस। चूँकि इसकी वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड विल बी इक्वल टू v। तो v डिस्टेंस 1 सेकंड में क्रॉस करेगा। इस v डिस्टेंस को अगर एरिया के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 सेकंड में क्रॉस्ड अमाउंट जो वाटर का होगा, इस केस में वो होगा हमारे पास a इंटू वी। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लिया जा रहा है वो एन कैप की डायरेक्शन में लिया जा रहा है, क्योंकि इससे परपेंडिकुलरली कितना अमाउंट क्रॉस होता है वो 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा ए वी। अगर दूसरे फ्रेम में हम देखें तो v का कंपोनेंट जो एन कैप की डायरेक्शन में होगा वो है v कॉस थीटा। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है v कॉस थीटा। ये v कॉस थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एन कैप की डायरेक्शन में, तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेगा इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में? एरिया वेक्टर मीन्स एन कैप की डायरेक्शन में 1 सेकंड में क्रॉस करेगा डिस्टेंस v कॉस थीटा। तो अगर इस v कॉस थीटा को इस एरिया के मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना वाटर यहाँ पे क्रॉस होकर दूसरी तरफ निकल रहा है। और अगर तीसरे में हम मल्टीप्लाई, जो थर्ड फ्रेम है, इसमें भी यही करें। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें कि v का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है कुछ भी नहीं है, क्योंकि v जो है परपेंडिकुलर है इस एन कैप के। तो यहाँ तो कुछ भी अमाउंट क्रॉस करके नहीं निकल रहा। डायग्राम में भी दिख रहा है कि कुछ भी क्रॉस होकर ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा इधर भी नहीं जा रहा। तो v कॉस, इसमें देखें तो इसका इस साइड में कंपोनेंट जो होगा वो v कॉस 90 होगा। और वैसे तो 90 कंपोनेंट लिखा नहीं जाता है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। कुछ लोग इसे बोल देते हैं कि v कॉस 90 और cos 90 ज़ीरो होता है, तो इधर कुछ नहीं जा रहा है, कोई अमाउंट नहीं जा रहा है, v का इधर कंपोनेंट ज़ीरो। लेकिन क्या होता है कि 90 डिग्री पे कंपोनेंट होता ही नहीं है, तो हमें बोलना नहीं चाहिए कि इस डायरेक्शन में इसका v cos 90, ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होता है। तो इस डायरेक्शन में जो है कोई कंपोनेंट नहीं क्रॉस होके जा रहा है, तो इसमें वाटर का अमाउंट इस डायरेक्शन में या ये नीचे की तरफ पास होने वाला वो ज़ीरो है, तो इससे कोई वॉल्यूम क्रॉस होके नहीं जा रहा। तो इस तरह से 1 सेकंड में जो अमाउंट क्रॉस होकर दूसरी तरफ निकल रहा है, इस अमाउंट को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है। ये जो फाई है इसे ही फ्लक्स बोला जाता है। तो ये जो है 1 सेकंड में क्रॉस होने वाला अमाउंट है वाटर का, वो अमाउंट जो 1 सेकंड में इससे क्रॉस होकर निकला है उसे हम बोलेंगे वाटर फ्लक्स। ये फर्स्ट केस का वाटर फ्लक्स है, ये सेकेंड केस का वाटर फ्लक्स है, ये थर्ड केस का वाटर फ्लक्स है। Now if we generalize this result, we can write it as phi is equal to v डॉट a। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं लगता कि ये v और a का डॉट प्रोडक्ट है। v a cos थीटा, v a cos थीटा का मतलब होता नहीं है। इसका मतलब यही तो होता है कि v डॉट a और a डॉट v एक ही बात है, v डॉट a। तो हम वाटर फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं,
फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए। अब हमें यहाँ पर कुछ आइडिया लग गया कि ये जो है ये हमारा फ्लक्स होता क्या है, वाटर फ्लक्स क्या है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इस केस में क्या होता है, ये जो हमने वाटर की ये वेलोसिटी वेक्टर्स दिखाए हैं, इनकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी जगह पे, वी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया को क्रॉस होके दूसरी साइड में जा रहा है इन एरिया को, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे v को a से मल्टीप्लाई किया है, ठीक इसी तरह से इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम अगर निकालना है तो इसको भी ठीक इसी तरीके से हम कर देंगे। यहाँ पर v की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा E डॉट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर एरिया वेक्टर से हम ऐसे स्केलर मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी एक्सप्रेशन से डिफाइन किया जाता है। इसको हमने वाटर फ्लक्स के टर्म्स में विजुलाइज करने की कोशिश की है यहाँ पर। अब सपोज़ किया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में हमने ये कोई एरिया ऐसे रख दिया। इस एरिया पर हमने एक स्मॉल अमाउंट कंसीडर किया, इस फ्रेम पे जो रख दिया है, इस फ्रेम पे स्मॉल अमाउंट हमने कंसीडर किया और इसको बोल दिया ds या dA भी बोल सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि इसको हमने ds बोल दिया, इसका अमाउंट ds है और इसका जो डायरेक्शन है n कैप का, वो ये डायरेक्शन है n कैप। इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये है और सपोज़ कीजिए कि ये जो है n कैप और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ds वेक्टर को, ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर है, इस ds वेक्टर को हम लिख सकते हैं, इसका जो अमाउंट एरिया का ds इंटू n कैप, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके लिए इस स्मॉल अमाउंट से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसको हम लोग पहले की तरह ऐसे डिफाइन करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ये स्मॉल एरिया ds, ये स्मॉल एरिया। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें इस टोटल एरिया से लिंक्ड फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई डॉट ds। इसको इंटीग्रेट करने से हमें इस एरिया से, इस टोटल एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज a scalar quantity तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये ज़ीरो भी हो सकती है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो सरफेस हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, ये सरफेस एक ओपन सरफेस है यहाँ पर। अब हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, जैसे कि स्फीयर, क्लोज सिलेंडर, एक ऐसा सरफेस कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्लोज सरफेस लिया है, इसमें हमने एक एरिया यहाँ पर शो किया है और एक एरिया यहाँ पर शो किया है। सपोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर, ये डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की दी है और ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे डिफ़ाइन कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे हम डिफ़ाइन कर दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो
अब होगा क्या इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड एरिया, तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब अगर ये इनकमिंग फ्लक्स हमारे पास ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो ये जो फ्लक्स होगा हमारे पास ये नेगेटिव होगा। और अगर आउटगोइंग ज़्यादा है, इनकमिंग कम है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर इनकमिंग आउटगोइंग बराबर है तो ये हमारे पास 0 होगा। तो इसकी 3 वैल्यूज़ में से कुछ भी हो सकती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 0 भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास इनकमिंग फ्लक्स ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो नेगेटिव होगा। हमेशा आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस से, आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, उसे पॉजिटिव लिया जाएगा। इनकमिंग फ्लक्स जो होगा, इनकमिंग फ्लक्स जो होता है इसे नेगेटिव लिया जाता है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है। इफ़ आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स देन नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ इनकमिंग फ्लक्स के बारे में यहाँ पे समझ भी सकते हैं। इस जगह पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर फ्लक्स हमारा इनकमिंग है। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो हमको लग नहीं रहा यहाँ पे क्या कि जो एन कैप उसकी डायरेक्शन ई वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इस केस में हमारे पास जो होगा यहाँ पर इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन जब हम लेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से या एक्यूट एंगल यहाँ पर होने की वजह से हमारा जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ का फ्लक्स पॉजिटिव होगा और यहाँ का नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा और आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर फ्लक्स का यूनिट कैलकुलेट करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ई मीन्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड into unit of area ds। तो यूनिट ऑफ ई जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास न्यूटन पर कूलाम, और यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर इज मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। Now we discuss Gauss's law of electric flux. According to this law, the net electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the surface। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, अभी हम बनाएंगे क्लोज सरफेस यहाँ पे। तो क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स क्रॉस होके दूसरी तरफ निकल रहा होगा वो फ्लक्स जो है वो फ्लक्स होता है जो उसके भीतर चार्ज है क्लोज सरफेस के भीतर, उसको जो टोटल चार्ज उसके भीतर है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर दें तो जितना ये वैल्यू आती है वो फ्लक्स उसके अंदर से क्रॉस होके दूसरी तरफ निकलता है। अब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो Q है अगर ये पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, मींस पॉजिटिव चार्ज अगर इसके भीतर रखा होगा जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, सपोज़ कीजिए कि यही हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इसके भीतर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके भीतर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज इसके भीतर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये फ्लक्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा।
वैसे तो गॉस लॉ हर तरह की क्लोज ज्योमेट्री के लिए होल्ड करता है, बट हम लोग डिराइव नहीं कर पाते। हम लोग केवल डिराइव जो करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, वो एक सिमेट्रिक सिचुएशन लेके ही करते हैं। तो इसके लिए मान लिया कि ये जो है हमारे पास ये जो Q है, ये Q एक पॉजिटिव चार्ज है और ये किसी पोजीशन O पर रखा हुआ है। ये इस पोजीशन O पे रखा हुआ है और गॉस लॉ डिराइव करने के लिए हमने क्या किया कि एक क्लोज सरफेस लिया जिसके भीतर इसको अब हमने पैक कर दिया। इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है ये कैपिटल R है और इस Q से O से R डिस्टेंस मतलब इसके सरफेस पे एक पॉइंट P है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस होता है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस जो कि हाइपोथेटिकल सरफेस है, इसके सरफेस पे एक कोई पॉइंट P है और ये चूँकि प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और अगर यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिकल सरफेस स्फेरिकल कंसीडर किया है, तो इस पर अगर हम ds कंसीडर करें इस सरफेस पे कहीं पर भी चाहे वो पॉइंट P यहाँ पे हो जाए, चाहे पॉइंट यहाँ हो जाए, चाहे पॉइंट यहाँ, कहीं पर भी हम चाहे यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर अगर हम P ले लेंगे, सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर P ले लेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखाया हर जगह पे, तो पूरे सरफेस पे कहीं पर भी इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा हमेशा 0 ही रहेगा। तो अब अगर हमको गॉस लॉ डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फाई का एक्सप्रेशन लिखेंगे इस छोटे से सरफेस के लिए, स्मॉल सरफेस के लिए। तो ये हो जाएगा डी फाई फ्लक्स का एक्सप्रेशन, डी फाई जो कि बाय डेफिनेशन होता है E डॉट ds as the angle between E and ds is 0, so we can write क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन भी बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये थ्रू ऑल द सरफेस जो है हमको लेना है। तो इसको लिखेंगे E ds, इन दोनों के बीच का एंगल वो हमारे पास यहाँ पर है 0 डिग्री, तो एंगल तो 0 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds as cos 0 is 1, since cos 0 degree is equal to 1। तो हम इसको EDS लिख सकते हैं। कूलाम लॉ से हम E की वैल्यू जानते हैं क्या होगी यहाँ पर। E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, R डिस्टेंस पर Q चार्ज से E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो हम चाहें तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds as Q and R both are constants, this term is also constant, तो इसको बाहर ले सकते हैं, इसको हम बाहर ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये ds, ये स्मॉल एरिया है, इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, क्लोज इंटीग्रेशन इसका कर दें, मतलब पूरा सरफेस का अगर एरिया ले लें तो एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर ही तो होता है ना।
तो अब चूँकि ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसकी जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिख देंगे स्फीयर का जो एरिया होता है 4 पाई, टोटल एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा यही तो आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये है कि जो फाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो फाई फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ई डॉट डी एस ये हमको मिला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर जो क्यू है ये इस सरफेस, ये जो हमने सरफेस दिखाया है, ये सरफेस जो दिखाया है, ये सरफेस, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज है। तो हम इसको इन जनरल लिख देंगे, इन जनरल हम लिख देंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस is equal to Q enclosed means total charge enclosed within the Gaussian surface, Q enclosed upon epsilon naught। यही हमारा गॉस थ्योरम है, ये हमारा गॉस थ्योरम है। अब अगर इस फॉर्मूले पे हम गौर करें तो हमको ऐसा नहीं फील होता कि इसमें आर तो आया ही नहीं है, रेडियस तो है ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि शेप और साइज जो है उस पर किसी भी तरह से गॉसेस लॉ जो है वो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। गॉस लॉ जो होता है वो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। और गॉसियन लॉ जो है वो हर क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है। गॉसियन लॉ जो है वो केवल क्लोज्ड सरफेसेस में ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, और इसके अंदर चार्ज जो है क्यू इनक्लोज्ड हमारा क्यू है। अब अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें और यहाँ से इसको पुश करके, कट नहीं करेंगे, पुश करके हम इसका शेप, इसका जो शेप है वो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया और दबा दिया। तो अगर हम इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम करें कि ये मान लो एयर ब्लोअर है, तो पर सेकंड जो अमाउंट ये एयर बाहर की तरफ निकाल रहा है, क्या इसका साइज चेंज हो जाने से उसके अमाउंट में कोई फ़र्क आएगा? उस पे तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है, जो ये पर सेकंड जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्रॉस कर रहा है, वो ये बाहर की तरफ जो फेंक रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या उसमें चेंज आएगा? वो भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से एयर ब्लोअर की तरह इसको लेंगे तो साइज़ चेंज हो जाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो क्यू की प्रॉपर्टी है, वो इसकी प्रॉपर्टी है, वो इस गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो क्यू की प्रॉपर्टी है। वो हमारे पास अगर यहाँ पर एयर ब्लोअर है तो एयर जो बाहर निकल के जा रहा है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो एयर ब्लोअर की प्रॉपर्टी है, वो इस गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर ये चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर इससे आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रॉपर्टी है इस चार्ज की, वो इसके शेप साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, और एक चीज़ इसमें कि जो फाई हमारे पास आया है, ये फाई कितना आया है? ये फाई हमारे पास आया है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये क्यू इनक्लोज्ड हमारा पॉजिटिव हो जाए तो फाई पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है इफ़ क्यू इनक्लोज्ड जो है टोटल नेट चार्ज अंदर की तरफ,
अगर क्यू इनक्लोज हमारा पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाए तो हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर क्यू इनक्लोज हमारा नेगेटिव होगा तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव होगा। और अगर इफ़ क्यू इनक्लोज हमारा ज़ीरो हो जाए, क्यू इनक्लोज जो है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो फ्लक्स हमारा जो होगा, फाई जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब सपोज़ किया कि हमारे पास ये एक गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3, और Q4, Q5 जो हैं ये बाहर की तरफ हैं, इस गॉसियन सरफेस से बाहर हैं। तो यहाँ पर जो Q इनक्लोज होगा, Q इनक्लोज जो होता है वो लिखा जाएगा, Q इनक्लोज्ड ये जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, और ये हो जाएगा Q इनक्लोज मीन्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा, ये फ्लक्स जो होगा ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 ही कंसीडर किया जाएगा। इनका फ्लक्स इससे जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसको देख भी सकते हैं, जैसे पहले तो इनका देख लें, इनसे जो होगा वो आउटगोइंग होगा अगर ये पॉजिटिव हैं, इनका आउटगोइंग होगा अगर पॉजिटिव होंगे, ये आउटगोइंग होगा, अंदर नहीं आ रहा होगा, और अगर ये नेगेटिव हैं तो इनकमिंग होगा। लेकिन इसका अगर देखें, इसका तो ये है कि जितना इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इन हुआ उतना ही अगर देखें तो दूसरी साइड से निकल के बाहर चला गया। ठीक इसी तरीके से इसका इस साइड में भी देख लीजिए, ऐसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस होकर दूसरी तरफ निकल गया, यहाँ अंदर आया और इधर से बाहर चला गया। ऐसे ही इसका देख, ऊपर का भी देख सकते हो, कहीं पर भी कट करके जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग हो जाएगा। तो इनका नेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, जितना अमाउंट आ रहा, इसका भी ऐसे ही होगा, जितना इनकमिंग, सॉरी यहाँ टेढ़ा हो गया, ऐसे ही इसका भी जो है जितना आएगा वो जितना आएगा उतना ही दूसरी तरफ बाहर चला जाएगा। यहाँ इनकमिंग है जितना, उतना ही इधर से आउटगोइंग है, तो इसका भी जो फ्लक्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ इनकी वजह से होगा, इनका आउटगोइंग ही होगा, या फिर अगर कोई नेगेटिव है तो इनकमिंग ही होगा, उसका आउटगोइंग नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि इनकमिंग भी हो और आउटगोइंग भी हो एक ही चार्ज की वजह से। इसलिए ये जो चार्जेस होंगे इनका जो भी होगा वो होगा, इनका ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। गॉसेस लॉ के हम कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर देख लें, और इसके ज़्यादा एप्लीकेशंस हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशंस देख ही ले रहे हैं। मान लो कि ये एक हमारा हेमीस्फेरिकल सरफेस है, जिसके सेंटर पे हॉलो सरफेस है, जिसके सेंटर पे एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो है इससे क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, गॉसेस लॉ तो लगा नहीं सकते, वो तो क्लोज सरफेस में ही लगता है, और सरफेस सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सरफेस तो कैसा भी होगा होल्ड तो करता है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्री बनाने के लिए और इसे क्लोज करने के लिए हम ऐसा ही एक हेमीस्फीयर, इन्वर्टेड हेमीस्फीयर ऊपर से ऐसे इस पर रख दें, ऐसे रख दें। अब जो कंप्लीट सरफेस एरिया हुआ इसका, उस कंप्लीट सरफेस एरिया से क्रॉस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो हमारे पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू इनक्लोज हमारा यहाँ पर क्यू है, तो ये तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ जो ये टोटल क्लोज सरफेस से क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ फाई रिक्वायर्ड, ये फाई टोटल जो है, ये फाई टोटल है। तो यहाँ जो फाई रिक्वायर्ड है, जो कि सिर्फ हाफ सरफेस से ही रिक्वायर्ड है, तो वो हो जाएगा ये जो टोटल फाई होगा उसका हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज़ किया कि हमारे पास एक क्यूब है, और उस क्यूब में जितने भी फेसेस हैं सबका एरिया हमारा A है, और कहा जाए कि एक फेस से लिंक्ड हमको फ्लक्स बताइए कितना होगा, जबकि चार्ज प्लस Q इसके सेंटर पे यहाँ पे रख दिया गया है।
तो इससे अगर हम निकालें तो टोटल जो क्लोज सरफेस है, इस टोटल क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा इस जगह पर? इससे टोटल पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होता है गॉस थ्योरम से। तो यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस एरिया ए से कितना पास होके बाहर निकलेगा, क्रॉस होके बाहर निकलेगा। तो फाई रिक्वायर्ड जो होगा, फाई रिक्वायर्ड वो कितना हो जाएगा? और फाई रिक्वायर्ड हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है टोटल एरिया का 1/6 पार्ट है, क्योंकि इसमें 6 फेसेस हैं। ये ए, ये ए पीछे ये वाला और ऊपर वाला 6 फेसेस। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक फेस से क्रॉस होने वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका 1/6 टाइम्स। कहने का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सपोज़ करो कि हमने जो है वो +Q चार्ज रख दिया कोन के वर्टेक्स पे, और पूछा जा रहा है कि ये जो हमने शेडेड पार्ट यहाँ दिखाया है इससे लिंक्ड फ्लक्स बताइए कितना होगा, जबकि इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो थीटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से पूरा एक स्फीयर बनाएं, पूरा स्फीयर जो ऐसे पास हो जाए, इस कोन के इस बेस से पास हो जाए स्फीयर, मतलब वो स्फीयर कुछ ऐसे पास होगा, ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे जाए वो स्फीयर, ऐसे जाए वो स्फीयर, ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से ये कोन की ये जो एजेस हैं ये इसकी रेडियस बन जाएंगी, और ये ऐसे होके ऐसे स्फीयर पूरा कंप्लीट, यहाँ से देखें तो पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस स्फीयर को कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनेगा इसके सेंटर पे, इस स्फीयर के सेंटर पे, वो सॉलिड एंगल टोटल कितना बनेगा? ओमेगा, वो होता है स्फीयर के सेंटर पे 4 पाई। ये हम सब लोग जानते हैं 4 पाई रेडियन होता है सॉलिड एंगल स्फीयर के सेंटर पे। तो 4 पाई स्टेरेडियन से कितना पास हो रहा है हमारा जो फ्लक्स, वो 4 पाई स्टेरेडियन से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो पास हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन से। ये 4 पाई स्टेरेडियन से जो पास होता है वो पास हो जाएगा पूरा, इसका फ्लक्स पूरे स्फीयर से जो लिंक्ड होगा वो हो जाएगा Q/ε0। ये पूरे 4 पाई स्टेरेडियन से पास होगा। अब ये जो थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल कितना होगा? इसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल मान लो ओमेगा डैश है, तो ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम अगला लेक्चर जब देंगे तो उसमें इसको डिराइव करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो 4 पाई से इतना है, तो यूनिट रेडियन से कितना हो जाएगा? यूनिट रेडियन से हमारे पास हो जाएगा यूनिट सॉलिड एंगल, इससे जो लिंक्ड होगा फ्लक्स वो हो जाएगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे लिंक्ड कितना हो जाएगा? ओमेगा डैश से। तो हमारा फाई रिक्वायर्ड जो होगा वो हो जाएगा, फाई रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सॉलिड एंगल से। ये यूनिट सॉलिड एंगल में है तो इतने में कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा।